जैसे कि हम लोग बीएफएम का फर्स्ट यूनिट का एक एक पॉइंट कवर कर चुके हैं। बीएफएम की आज सेकंड यूनिट हो रही है और पूरी कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट को कवर कर रहे हैं, जिससे आपको एक बार कोर्स के बारे में काफ़ी कुछ आइडिया जाए और जिससे रिवीजन में आपको थोड़ी हेल्प मिले कि आपको अगर एक बार पढ़ा हुआ तो रिवीजन जो है आसानी से हो जाता है। ठीक है। और आप स्क्रीन पर देखिए, आपका जो टॉपिक है यूनिट नंबर 2 है और ये यूनिट नंबर 2 बीएफएम की है। बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स डेरिवेटिव। बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स डेरिवेटिव नाम का टॉपिक है। और थोड़ा सा बेसिक चीज बता दूं मैं पहले आपको। सबसे पहले फॉरेक्स जब हम जान चुके हैं तो डेरिवेटिव क्या होता है जानना। फॉरेक्स से रिलेटेड जितने बाई प्रोडक्ट है उनको हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं। फॉरेक्स से रिलेटेड जैसे मान लिया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारा डेरिवेटिव है। इंटरेस्ट रेट स्वैप, ये डेरिवेटिव है। ठीक है। बिड ऑफर, ये डेरिवेटिव है। यानी उससे रिलेटेड जो भी बाई प्रोडक्ट है उनको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग क्या कवर करेंगे, सबसे पहले कवर करेंगे कि रिस्क क्या है और फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन में रिस्क क्या है। रिस्क क्या होता है और फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन में रिस्क क्या है, कैसे हम उस मैनेजमेंट को के रिस्क को मैनेजमेंट करते हैं, गाइडलाइन क्या है रिस्क मैनेजमेंट की, और डेरिवेटिव की हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट क्या है। तो अगर मैं बात करूं कि ये टॉपिक जो हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था बेसेल, उस जैसा ही है, लेकिन बेसेल में हमने फॉरेक्स रिस्क को केवल थोड़ा सा मार्केट रिस्क में कवर किया था। ठीक है। तो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन के जो भी रिस्क पॉइंट हैं उनको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ठीक है। इंट्रोडक्शन की और इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्क का अगर बात करें तो सिंपल एक बात है कि कोई भी अनसर्टेनिटी जिससे आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाए, अनसर्टेनिटी जिससे आपको कुछ लॉस हो जाए। ठीक है। और कुछ गेन भी हो सकता है, लेकिन गेन को तो कोई भी परवाह नहीं करता, गेन तो कितना ही हो जाए, बात तो लॉस की है। ठीक है। फाइनेंशियल पेरेंस रिस्क इज एसोसिएटेड विद द लॉस that is expected to be incurred due to the happening of non happening of certain। कुछ ऐसी चीज हो जाए या ना हो, ना हो का मतलब आप उम्मीद कर रहे थे वो नहीं हुई, बारिश अच्छी नहीं हुई, तो ऐसी कुछ हो जाए या ना हो, ऐसी सर्टेन इवेंट्स और उनसे आपको कुछ लॉस हो जाए, और ये अनप्लान्ड होता है, अनप्लान्ड इवेंट की तरह इसको डिफाइन किया जाता है। और इससे लॉस या रिड्यूस अर्निंग होती है। अर्निंग रिड्यूस होना भी इसी रिस्क की कैटेगरी में आता है, मतलब लॉस तो नहीं हुआ लेकिन आपकी अर्निंग क्या हो गई, रिड्यूस्ड हो गई। ठीक है। द रिस्क कुड बी मोर और लेस डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ ऑपरेशन, वॉल्यूम, नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो कई पॉइंट्स पे डिपेंड करता है इसका। द एरेना ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन इज ऑल्सो प्रोन टू द रिस्क। तो जब आप फॉरेन एक्सचेंज में करेंगे, काम करेंगे, तो डेफिनेटली आपको क्या होगा, वहां पे रिस्क होगा। और ये इसलिए होता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं यहाँ पर जो फॉरेन एक्सचेंज में करते हैं। ठीक है। और जो यहाँ पे रिस्क की बात करें, वो रिस्क एरिया में ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है। रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड, और ऐसा संभव नहीं है कि आप फॉरेन एक्सचेंज करें और आपको रिस्क ही ना हो। वाइल इन इंटरनेशनल ट्रेड, बायर्स रिस्क, सेलर्स रिस्क, अब ये नेम आ गए देखो, बायर्स रिस्क क्या होता है, सेलर्स रिस्क क्या होता है, शिपिंग रिस्क क्या होता है, ये कुछ नेम है इसमें जिसको हमने पढ़ना है। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, द फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन आर प्लेग्ड विद एक्सचेंज रिस्क, ये भी एक इसमें रिस्क है। सेटलमेंट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, कंट्री रिस्क, सोवरेन रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। किसी को ध्यान है ये रिस्क हमने कहाँ पढ़े थे, मतलब इन तरह के ज्यादा रिस्कों की बात हुई थी एक चैप्टर में। मार्केट रिस्क और क्रेडिट रिस्क में पढ़ाया था सर आपने। हाँ, मार्केट रिस्क और क्रेडिट में इन सब के नाम कहीं ना कहीं आए थे, और इसमें से अधिकतर जो है मार्केट रिस्क में आए थे नाम। ठीक है। रिस्क एंड रिटर्न हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो भैया जब रिस्क ज्यादा होगा तो रिटर्न क्या होंगे, यहाँ देखो, हायर रिस्क होगा तो रिटर्न क्या होंगे, हाई रिस्क। हायर। ठीक है। तो अगर आपको हाई रिटर्न लेना है तो आपको कौन से उसमें जाना पड़ेगा, रिस्क में, हाई हाई रिटर्न रिस्क वाले, में जाना। क्योंकि लो रिस्क जहां होगा उसके रिटर्न भी क्या होंगे, लो रहते हैं। लो रहेंगे। यस। द प्रोसेस ऑफ अर्निंग हायर रिटर्न्स, वन कैन एनहांस द रिस्क बियॉन्ड द मैनेजेबल लेवल।
तो कई बार क्या होता है, आप हायर रिटर्न के प्रोसेस में आप इतना रिस्क बढ़ा लेते हैं जिसको आप मैनेजमेंट जो मैनेजेबल कंडीशन है उससे ऊपर चले जाता है। देयर फोर रिस्क नीड टू बी एक्सेप्टेड एंड मैनेज इफेक्ट। तो इतना रिस्क एक्सेप्ट करना है कि आप उसे बियर कर पाए एंड इफेक्टिवली टू मिनिमाइज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द मैक्सिमाइज द। तो एडवर्स इफेक्ट को मिनिमाइज करना और प्रॉफिट और लॉस को, प्रॉफिट को और गेन को मैक्सिमाइज करना, ये हमारा पर्पज रहता है। और रिस्क की बात जब हमने कही थी तो बोला था कि ये वॉलेटिलिटी होती है किस चीज में, प्राइस में, प्राइस। एक्सचेंज की वजह से, इंटरेस्ट रेट की वजह से, इनकी वजह से रिस्क होता है। ठीक है, सच एज कमोडिटीज, करेंसी, शेयर होल्डर, तो इन सब में रिस्क हो सकता है। डेरिवेटिव आर सच, अब देखो ये पॉइंट आ गया जब हम बात कर रहे थे कि डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव्स आर सच इंस्ट्रूमेंट विच व्हेन एडेड टू द एक्सपोजर, यानी आपके काम धंधे में कुछ डेरिवेटिव्स का भी काम आ जाए, will neutralize or alter the acceptable level the uncertainty of the profile of the exposure। तो यहाँ पर कभी कभी डेरिवेटिव्स को इसलिए बनाया गया है कि ये आपके एक्सपोजर को न्यूट्रलाइज करती है, यानी कुछ आपको ऐसे एवेन्यू देती है जो आपके रिस्क जो हो रहे हैं उनको रिस्क को कम करने या उन रिस्क को रिकवर करने के लिए कुछ एडिशनल प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। The value of these financial instrument are derived from the value of the underlying exposure। और कई बार क्या होता है कि जो भी आपकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आपके अंडरलाइन एक्सपोजर से डेराइव होते हैं उनकी वैल्यूज। सम ऑफ द प्रॉपर डेरिवेटिव, पॉपुलर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं देखो, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, ऑप्शंस है, स्वैप है, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट है एंड फ्यूचर्स है। तो यहाँ पे ये दो तीन नाम तो मैंने थोड़ी देर पहले भी बोले थे। तो यहाँ पे क्या होंगे यस। कि डेरिवेटिव्स जो होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कौन कौन से हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप, ऑप्शंस, ऑप्शन। स्वैप, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट और फ्यूचर्स। सर फ्यूचर वन क्या है? है फ्यूचर क्या है? जिसमें आप ये जो डील करते हैं ना फ्यूचर्स के लिए, फ्यूचर्स ही नाम है इसका, मतलब जो फॉरेक्स में इसको फ्यूचर्स ही बोलते हैं। मतलब इसका नाम ही है कि फ्यूचर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है, और सर फॉरवर्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट क्या और होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है सर? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इसमें लिखा है ना, हाँ द मार्केट आर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टेड हाँ, एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स। नहीं फॉरवर्ड रेट है वो। रेट है। फॉरवर्ड रेट, हाँ सर। तो फॉरवर्ड रेट में तो ये है ना कि आपने इंटरेस्ट जो रेट है पहले से कर लिया कि भाई इतने साल तक हम फिक्स रहेंगे, फिर फ्यूचर वो फ्लोटिंग पे ले आएंगे, रेट एग्रीमेंट है ये। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी तो यही होता है सर। नहीं, उसमें रेट का एग्रीमेंट ना करके हम लोग डील तय करते हैं। सर इसमें इंटरेस्ट मतलब हो सकता है, इंक्लूड कर सकते हैं, इंटरेस्ट इंक्लूड कर सकते हैं जो एग्रीमेंट में है। इंटरेस्ट भी इंक्लूड हो सकता है उसमें कि भैया अदर हमारा चार्जेस इंटरेस्ट ये वगैरह हो ऐसा सकता रहेगा। है। ठीक है, हम्म। चलो आगे देखिए। वन ऑफ द, ये स्पेलिंग देखिएगा यही लिखी है, ओविड। यही है, सेम है, यस सर, सेम है सर। सेम है। है सर। इसका इसका मीनिंग इसका मीनिंग से देखिएगा एक्सेप्टेड पर हो सकता है। क्या है, एक्सेप्टेड। एक्नॉलेज्ड। one of Admitted, the admitted. above virtue सर of एक्नॉलेज्ड। derivative instrument is they enhance, नहीं मतलब ये कहते हैं इसका एक एस्पेक्ट है, इसका एक ये एस्पेक्ट है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं दे एनहांस द सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन बाय ऑफरिंग ग्रेटर लिक्विडिटी विद लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट। मतलब ये जो डेरिवेटिव्स हैं इनको एक तरह से ग्रेटर लिक्विडिटी के लिए कुछ और प्रोडक्ट बना करके मार्केट में लाया जाता है जिसकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होती है, लो होती है। दे आर ऑल्सो सपोज टू सर्विस ए प्रोडक्टिव इकोनॉमिक फंक्शन बाय प्रोवाइडिंग अ मैकेनिज्म बाय विच रिस्क ट्रांसफर्स आर फैसिलिटेटेड बिटवीन प्लेयर्स who are less willing to bear risk to those who are more willing to do so। मतलब ये एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है
जो रिस्क को ट्रांसफर करते हैं और उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं या उन लोगों को एक बिजनेस करने का मौका देते हैं जो लोग रिस्क लेना नहीं चाहते, ठीक है, या कम लेना चाहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली, डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट ऑफर ए व्हीकल टू, और ये बार बार जब डेरिवेटिव्स की बात आ रही है तो एक बात बार बार बोल रहा है कि डेरिवेटिव्स क्या मदद करते हैं आपको, आपका जो प्योर रिस्क है उसको क्या करते हैं, वो मिनिमाइज करते हैं, कम करते हैं, थोड़ा उसका कम risk करते हैं, कम मैनेज करने में हेल्प मैनेज करते हैं। Man has always struggled to manage risk. Risk arises because of uncertainty, as man is unable to visualize the potential state of some future date. मतलब आगे क्या होने वाला है उसको कुछ नहीं पता. He tries to manage risk by seeking to ensure the existing suitable state of affairs on the future date. To that extent, तो वो क्या करता है कि जो भी उसके पास आज है उसको फ्यूचर में कुछ सुटेबल, कुछ एग्जिस्टेंस से कुछ करने की कोशिश करता है, जिससे क्या है वो अपने पॉसिबल उसको मिनिमाइज कर पाए एडवर्स सिचुएशन को। अब यहाँ पर आया है डेफिनेशन ऑफ रिस्क एंड रिस्क। तो रिस्क की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई, लेकिन फॉरेक्स में जब रिस्क की बात आती है यहाँ से शुरू होता है थोड़ा सा। एज एक्सप्लेन यूनिट 1, ये भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है भैया, राउंड द क्लॉक मार्केट होता है, तो वहां पर कई कंट्री के लोग होते हैं, फ्लक्चुएशंस होता है, एक्सचेंज रेट में वो होता है, एवरी सेकंड में इसमें मूवमेंट होता है, तो इसी कारण से इसमें क्या होता है, वेरियस रिस्क होते हैं, ठीक है। अब रिस्क की जब बात आती है तो यहां से शुरू होता है असली चीज कि सबसे पहला रिस्क कौन सा है, एक्सचेंज रिस्क। तो अगर हम बात करें एक्सचेंज रिस्क की, सिंपल बात है कि भैया फ्यूचर में उसके रेट्स, जो आपके पास करेंसी है उसके रेट्स क्या होंगे, अगर फ्यूचर में कम या ज्यादा होना, तो उससे आपको एक्सचेंज रिस्क हो रहा है। हाँ, एक्सचेंज रिस्क में बात कर रहा था मैं, मोमेंट इन एक्सचेंज रेट्स। तो एक्सचेंज रेट में जब चेंज आता है तो एक्सचेंज रिस्क हो रहा है, और उसमें जो आपकी फॉरेन एक्सचेंज की होल्डिंग है उसकी वैल्यू अफेक्ट करती है, नुकसान वाली उसमें चले जाएगी, चाहे रिसीवेबल हो चाहे पेबल हो। If not covered the appropriate time, which due watch on the market moves, normally the dealers is expected to cover the transaction immediately by entering into matching and opposite transaction। अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर उसे रिस्क से बचना है, अगर उसे रिस्क से बचना है तो वो क्या करता है, ये कुछ लोगों के माइक खुले हुए हैं, सुरेश कुमार जी, अगर आपके घर से कोई भी आवाज आ रही है तो माइक बंद रखें। सर मेरा माइक तो बंद ही है सर, म्यूट ही है मेरा तो। अब मेरे को तो आपका माइक खुला हुआ दिख रहा था और आपके घर से बच्चों की आवाज भी आ रही थी। सर अभी मैंने अनम्यूट किया, देख लीजिए। अरे मैं तो पहले से देख रहा था। नहीं सर, मेरा तो म्यूट ही था सर। चलो कोई बात नहीं। आपके घर में कोई बच्चे बोल रहे हैं ये बताओ बस। अच्छा, बच्चे तो सर दूसरे रूम में हैं। अच्छा माइक ही वहां तो नहीं रखा हुआ आपका? चलो बुरा मत मानो, लेकिन कोशिश करो, चलो जो भी है ठीक। सुजीत कुमार सर, मैं थोड़ी देर अभी जो है आपको म्यूट ही कर देता हूँ सबको ना। चलो ऐसा ना, थ्योरेटिकल टॉपिक है, अगर आप लाइन टू लाइन नहीं पढ़ेंगे तो मिस करेंगे, और मिस करेंगे तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। इजी टॉपिक है, बहुत टफ टॉपिक नहीं है, लेकिन पॉइंट्स तो कवर करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ बोला कि कई बार क्या होता है जो डीलर है वो एक्सपेक्टेड टू कवर ट्रांजेक्शन इमीडिएटली। जैसे मान लिया वो बाई करता है, तो बाई के साथ क्या करना चाहता है, इमीडिएटली सेल। क्यों? जिससे वो डिफरेंस कमा पाए। कोई भी डीलर केवल बाई नहीं करता, केवल सेल नहीं करता। तो यहां बोल रहा है वो बाई एंटरिंग इनटू मैचिंग एंड अपोजिट ट्रांजेक्शन, तो बाई किया हुआ तो उससे मैचिंग का सेल करता है, गैप, विदाउट लॉस ऑफ टाइम, इमीडिएटली। इन केस दिस इज नॉट डन देन एक्सपोज टू द एक्सचेंजेस, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो एक्सचेंज रिस्क को एक्सपोज करता है, ठीक है। क्योंकि जितने में उसने बाई किया हुआ है उसी समय उसने सेल किया हुआ है, तो मींस
उसका ट्रांजेक्शन इक्वेट हो गया है। दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड ऑब्वियस रिस्क इन फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग ऑपरेशन। द मार्केट्स में मूव अगेंस्ट हिम रिजल्टिंग इन लॉस। द डीलर हैज टू इमीडिएटली कवर हिज पोजीशन। इसी को पोजीशन बोलते हैं। मान लिया उसने $500 का बाई किया हुआ है और $200 का सेल किया हुआ है, तो इसका मतलब उसकी पोजीशन क्या होगी? बैलेंस नहीं है। एंड कीप कांस्टेंट वॉच ऑन द हिज पोजीशन एंड मार्केट मूव सो एज नॉट टू गेट अफेक्टेड बाय द एडवर्स मूवमेंट। The position is in a given currency arises when assets and outstanding contract to purchase that currency exceeds the। अब देखो यहाँ पे ये बात हमने वहां पर भी कही थी, रिस्क में भी क्या करना? exceed the liabilities plus the outstanding contract to sell that currency। किससे? वो कहता है कि कभी कभी आपकी जो परचेज है वो आपकी सेल, उन दोनों में जो डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, परचेज आपकी लायबिलिटी है और आपका जो सेल है वो आपका एसेट्स होते हैं, ठीक है। इन द फॉर्मर केस द बैंक विल हैव ए लॉन्ग ओवर। तो दो पोजीशन को इसने बताना चाहा, एक उसने बताया शॉर्ट पोजीशन और एक बताया उसने लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। इन ए फॉर्मर केस द बैंक विल हैव ए लॉन्ग पोजीशन and would be exposed to risk if the currency depreciate। अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा हमको, इसको थोड़ा हमको समझना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, सपोज कीजिए किसी ने 500 तो बाई किए हुए और 200 सेल किए हुए, ठीक है। तो उसकी पोजीशन में उसने बाई ज्यादा किए हुए, ठीक है, और प्राइस क्या हो जाए? डाउन हो जाए, तो उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा या कम होगा? सर प्रॉफिट होगा। सर, प्रॉफिट डाउनसाइड रिस्क आ जाएगा सर, क्योंकि सर प्राइस बाई डाउन ज्यादा हो- हुई ना, सेल कम हुए हैं। हाँ, लॉस तो हो क्या जाएगा। करना है? तो अभी प्राइस डाउन हो लॉस गई, होगा सर। लॉस प्रॉफिट डाउन हो जाएगा उसका, ठीक है। लॉस होगा ना सर। हाँ, और अगर प्राइस अप हो जाए उसके तो प्रॉफिट भी अप हो जाएगा। बढ़ेगा। ये कोई पोजीशन लॉन्ग पोजीशन में आती है। क्या आती है? लॉन्ग पोजीशन में। Long तो इसमें देखो क्या बोलता है, फिर से देखेंगे इसको। हाँ, वो कहता है वुड बी एक्सपोज टू ए रिस्क इफ द करेंसी क्या होती है? डेप्रिशिएट होती है, ठीक है। तो आप यहां देखिए, जब मैंने पहला वाला केस बोला तो प्राइस क्या हुआ है? डाउन। तो आपको बोला कि आपका प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। तो उसने बोला है कि अगर आपकी ओवरबॉट पोजीशन है तो आपको एक्सचेंज रिस्क होगा, ठीक है। इन द लेटर केस द बैंक विल हैव शॉर्ट। अगर उसके पास शॉर्ट पोजीशन है तो उस कंडीशन में क्या होगा? उसने कहा कि स्टैंड टू लूज इफ द करेंसी एप्रिशिएट इन वैल्यू। अब किस कंडीशन में? सुनिएगा, ये रिवर्स कर रहे हैं। बाई उसने किए हुए 200 और सेल किए हुए उसने 400, ठीक है। इस कंडीशन में इसने क्या एग्जांपल बोला हुआ? एंड वुड स्टैंड टू लूज इफ करेंसी एप्रिशिएट द वैल्यू। अब यहाँ पे मैं करेंसी को क्या करता हूँ? एप्रिशिएट कर देता हूँ। अप्रिशिएट। प्राइस अगर महंगा होगा, ठीक है, तो उसने सेल तो ज्यादा कर दिए और उसके पास Short बाई क्या position। हुए? कम हुए। तो जो इंक्रीज होगा रेट वो इतने में ही तो होगा, डिफरेंस में 200 रुपए में। तो इस कंडीशन में अगर प्राइस बढ़ते हैं तो उसे क्या होगा? लॉस होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली वो बैंक वहां एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली बनाएगा उसको, ठीक है। सर अगर वो सेल 400 कर रहा है तो उसे उस हिसाब से प्रॉफिट भी तो मिलेगा ना सर, 400 के हिसाब से। नहीं, ये फ्यूचर की बात बोल रहा। आज तो उसने सेल कर दिए 400 और कल को जो है प्राइस बढ़ गए, तो वो अगर ना सेल करता तो उसे फायदा नहीं होता क्या? मीन्स जो उसे प्रॉफिट हो सकता था वो अब नहीं हुआ, यानी उसे लॉस ही तो बोला गया।
बोलिए। Okay, sir. सर आप कम प्रॉफिट को लॉस हाँ हाँ, बोल रहे कम हैं ना? प्रॉफिट होना भी तो लॉस जैसा ही है, या इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि आप प्रॉफिट लॉस छोड़ दो। ये वाला जो वर्ड इसने यूज किया था, एक्सपोज टू रिस्क, वुड बी एक्सपोज टू रिस्क, मतलब उसे रिस्क है कि मैं कहीं ज्यादा बेच दूं और कल को प्राइस बढ़ जाए तो मुझे एक्सचेंज रिस्क की तो हुआ ये भी, ठीक है। इन द प्रेजेंट वर्ल्ड when the globe literally wired with major currency, ये सब छोड़ दो, यहाँ से दो, due to the market lot requirement, thin trading on select days or other event, since it may not be possible to cover each and every transaction individually, the risk has to be controlled and managed by prescribing suitable limit, day limit, overnight limit, single deal limit, trading position limit, वॉल्यूम लिमिट। तो अब यहाँ पे देखिएगा, ओवरऑल ओवरनाइट पोजीशन लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट, गैप, फॉरवर्ड मिसमैच लिमिट। तो उसने बोला हुआ है कि भाई ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को हमें कवर करना बड़ा मुश्किल है, तो और अगर कवर करना मुश्किल है तो उसने एक सिस्टम बना दिया। उसने कहा कि हमने हर चीज की एक लिमिट बना दी है कि एक डीलर $500 से ज्यादा डील नहीं करेगा, एक लिमिट हो गई। ठीक। फिर बोला एक डीलर जो टोटल सुबह से शाम तक का ट्रांजेक्शन है वो इससे ज्यादा नहीं करेगा, वो भी एक लिमिट हो गई। फिर बोला एक डीलर डॉलर में 5 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, वो भी एक लिमिट हो गई। तो यहाँ बहुत सारी लिमिट हैं। एक है डे लाइट लिमिट, यानी दिन की लिमिट, दिन में आप कितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। एक है ओवरनाइट, जब आप रात हो जाएगी, शाम आप बंद कर रहे हो, तो उस समय पर आपकी पोजीशन कितनी रहनी चाहिए, यानी कोई भी अगर एक्सेस है बाई की तो कितनी, और एक्सेस है सेल की तो कितनी, ठीक है। सिंगल डील लिमिट, कोई भी सिंगल ट्रांजेक्शन वो $5,000 से ज्यादा नहीं करेगा, इस तरह से। तो ये क्या है कि इसने बताया कि आप डे टू डे ट्रांजेक्शन को फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, हर तरह के ट्रांजेक्शन के लिए लिमिट्स बना सकते हैं। अब इसमें लिमिट में नेम पहले पढ़ लीजिए। तो इसमें सबसे पहले है डे लाइट, ओवरनाइट लिमिट, सिंगल डील लिमिट। तो सबसे पहले सुटेबल लिमिट्स आ गए यहाँ पे। फिर आया वहां पे ट्रेडिंग पोजीशन। ट्रेडिंग पोजीशन क्या है आपकी, वॉल्यूम लिमिट, कितने वॉल्यूम में टर्नओवर कर रहे हो आप। ओवरऑल ओवरनाइट ओपन पोजीशन लिमिट, आपका जो स्टेक है प्लस माइनस क्या है। स्टॉप लॉस लिमिट, गैप, फॉरवर्ड मिसमैच लिमिट। तो ये कुछ टेक्निकल नेम है, तो जहां अगर थ्योरी में कहीं समझाने वाली बात आएगी, जहां हमारे सिलेबस में होगा, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट इट इज ए प्रैक्टिस ऑफ एक्यूमुलेट एंड कीप पोजीशंस ओपन, taking a view on the movement of exchange rate, like possible depreciation, appreciation of currencies, but all within the prescribed limit। तो इसने बोला कि ये जो भी कुछ होती है एक्सचेंज रेट के मूवमेंट को ध्यान में रखकर ये सारी लिमिट्स होती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ऑथराइज्ड टू बोर्ड्स। तो अभी हम बात भी कर रहे थे कल वाली क्लास में कि अधिकतर पावर्स बैंक में अब किस में दे दी गई हैं, आरबीआई ने बोर्ड्स को दे दी है कि भैया आप अपने आप करो। तो वो क्या करते हैं, फॉरेक्स ऑपरेशन से रिलेटेड अपनी लिमिट्स तय करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मर्चेंट टर्नओवर रिक्वायरमेंट, ट्रेडिंग स्किल्स एंड वॉल्यूम, एज लॉन्ग कंसीडरिंग द कैपिटल बेस फिक्स वेज। तो उसने कहा कि आपके पास जो रिसोर्सेस हैं, आपका जो मैनेजर है वो फॉरेक्स में डीलिंग में जो ट्रेजरी में काम कर रहा है, कितना उसका एक्सपोजर है, और उसके अलावा वो कितने बड़ी बड़ी डील्स कर रहा है, आपका कैपिटल बेस कितना है, इन सबको देखते हुए वो करते हैं, ठीक है। बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर कैन बी क्लास, तो 3 टाइप का एक्सपोजर। तो ये क्वेश्चन बनता है आपका, ट्रांजेक्शन एक्सपोजर, ट्रांसलेशन एक्सपोजर और ऑपरेटिंग इकोनॉमिक एक्सपोजर। ये आपका एक क्वेश्चन एमसीक्यू में बनता है कि एक्सपोजर कितने, इनमें से कौन सा एक्सपोजर नहीं होता। तो 3 तो ये दे दिए उसने,
ट्रांजैक्शन, ट्रांसलेशन और ऑपरेटिंग इकोनॉमिक एक्सपोजर। एक कुछ और दे देगा, ठीक है, जैसे वो कैपिटल एक्सपोजर लिख देगा वहां पे। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप उसका कुछ भी लगा सकते हैं। तो सुन लीजिएगा बात। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर arising due to normal business operation consequent to which the value of transaction will be affected, यानी अमाउंट इफेक्टेड हो रहा है। दिस इज अफेक्टेड by transaction undertaken which may expose the company firm to currency risk when compared to the value of the home currency। तो यहाँ कह रहा है कि जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, उस ट्रांजेक्शन में जो भी आपका एक्सपोजर है वो आप इफेक्ट कर रहे हैं, वहां पर वो जो वैल्यू है होम करेंसी से उस करेंसी की वैल्यू में क्या कंपैरिजन कर रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है। जैसे सिंपल हम लोग करते हैं रेट की बात जब करते हैं। अब है ट्रांसलेशन एक्सपोजर। दिस अराइजेस व्हेन फर्म्स हैव टू रीवैल्यू देयर एसेट एंड लायबिलिटी or receivables and payable in the income currency at the end of each accounting period। तो ट्रांजेक्शन तो क्या हुआ, एवरी उसमें चलेगा, काउंट होगा। और ट्रांसलेशन तो क्या हुआ, रिजल्ट। ट्रांसलेशन क्या है आपका, रिजल्ट। बोलो कुछ समझ में आई बात? नहीं सर। ट्रांजेक्शन आपका ईच एंड एवरी एक्टिविटी में काउंट होता है, ठीक है। लेकिन ट्रांसलेशन क्या है कि आप ये जो सब करते रहे, करने के बाद में रिजल्ट क्या हुआ, जो कि हम कब करते हैं, ईच अकाउंटिंग पीरियड पर निकालते हैं। थोड़ा सा और नहीं आया समझ में? मतलब ट्रांजेक्शन एक्सपोजर इज बाय और सेलिंग एंड द ट्रांसलेशन इज आफ्टर दैट प्रॉफिट और लॉस ऑन द ईच एंडिंग ऑफ द ईयर। यस। क्योंकि देखो आपकी बाई सेलिंग से जो प्रॉफिट हो रहा है, अभी आपने 11 बजे एक डीलिंग करी उसमें प्रॉफिट हो गया, फिर बाद में शाम को 3 बजे करी उसमें लॉस हो गया। तो ईच एवरी एक्टिविटी में प्रॉफिट लॉस अलग अलग हो सकता है। लेकिन जब शाम को आपने चेक किया तो हमने कुल मिला के तो मुझे $200 इनकम हो गया, ठीक है, उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन, और वो साल के एंड में होता है। This also affected due to the considering of the account of all foreign, सबको मिला के there are not actual cost or gains but notional as the actual loss or gain booked at the time of the actual transaction of the। तो वो कह रहा है कि ये जब आप डीलिंग करते हैं, ठीक है, यहाँ बोल रहा है these are not actual cost or gains but notional मिलती है इससे आपको फिगर, as the actual loss or gain is booked at the time of actual translation of the exposure। तो कह रहा है कि जिस समय आप एक्टिविटी करते हैं तो आप एक्सपोजर को ट्रांसलेशन तो कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल नहीं है, वो नोशनल है। आपको तो पूरा मिला करके जब बोलेंगे तब आप उसे कॉस्ट और गेन्स में कन्वर्ट करते हैं। It means any translation exposure would undergo a transaction exposure at a future date। तो कहता है जो ट्रांसलेशन एक्सपोजर है वो फ्यूचर में एक ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, फ्यूचर डेट का एक ट्रांजैक्शन एक्सपोजर बन सकता है। थर्ड उसका पॉइंट है ऑपरेटिंग ऑब्लिक इकोनॉमिक एक्सपोजर। दिस अफेक्ट्स द बॉटम लाइन of the firm company not directly due to any foreign exchange exposure of the firm but due to other external factor। तो अगर आपके बाहर के कोई फैक्टर्स हैं मार्केट या इकोनॉमी के, जैसे कंपटीशन बढ़ गया, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी, इंक्रीजिंग कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्टेड गुड्स, reduction in price by other country exporters affecting export, increase in import duty by other country, trade tariff यानी कि व्यापार के कुछ खर्चे बढ़ा दिए, फीस बढ़ा दी, causing reduction in export। For example, HMT watches which was having very good domestic demand in इतना
लॉस्ट आउट बिकॉज इम्पोर्ट टू चीप टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर बोला है 3 तरह के उसने एक्सपोजर बताए। एक बताया उसने ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, यानी जो बाई सेलिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। एक बताया ट्रांसलेशन, जिसमें आप पूरे साल के आखिरी में हिसाब लगाते हैं कि भैया क्या फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ टोटल। तीसरा बताया उसने ऑपरेटिंग इकोनॉमिक एक्सपोजर। इसमें उसने बताया कि जो भी मार्केट या इकोनॉमी के कोई कंडीशन है, जैसे कंपटीशन, इंपोर्ट ड्यूटी का बढ़ना, किसी कंट्री का ट्रेड टैरिफ लगा देना, इनकी वजह से अगर कोई अफेक्ट आता है तो उसको बोला उसने ऑपरेटिंग इकोनॉमिक एक्सपोजर। बी टाइप का रिस्क आया सेटलमेंट रिस्क। बी टाइप का कौन सा रिस्क आया? सेटलमेंट रिस्क है। तो सेटलमेंट रिस्क आपको पता होगा, हमने पढ़ा था वहां पे। कहाँ पढ़ा था, याद है किसी को? फॉरेन Operation. डीलिंग फॉरेन उसमें पढ़ा था, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि एक अगर पेमेंट नहीं करता है तो सेटलमेंट फेल हो जाता है। अब यहाँ पे 2 सेटलमेंट आ गए, एक आया प्री सेटलमेंट और एक आया सेटलमेंट। ठीक है, प्री सेटलमेंट और सेटलमेंट। द इंटरनेशनल फाइनेंशियल system evolves around the foreign exchange market. Forex market facilitate conversion of currencies. Forex market facilitate conversion of currencies, movement of fund, global investment, travel and tourism, all culminating in a huge, बहुत बड़ा हो जाता है कुल मिलाकर के। This volume is transacted between market participant worldwide. तो कुछ लोगों के बीच में होता है use of single central क्लियरिंग हाउस, इट इज ट्रूली एंड ओवर द काउंटर। तो कहता है कि पूरा जो फॉरेक्स मार्केट है एक सिंगल क्लियरिंग हाउस के अंतर्गत काम करता है, और इसको एक तरह से ओवर द काउंटर मार्केट कह सकते हैं, क्योंकि इमीडिएट डील क्लोज होती है वहां पर। इन द एब्सेंस ऑफ सिंगल ग्लोबल सेंट्रलाइज्ड क्लियरिंग हाउस, each foreign exchange market participant has to make and receive payment on an individual basis. तो अभी ये जो बात आ रही है वो कह रहा है कि एक ही समय में होती है, लेकिन सेंट्रलाइज क्लियरिंग हाउस नहीं होने से अलग अलग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की सेटलमेंट अलग अलग होती है। दिस इंटेल्स काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क फॉर ईच ट्रांजेक्शन। जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उन सब ट्रांजेक्शन्स में इनकी वजह से एक क्रेडिट रिस्क क्रिएट होता है। एनी डिसरप्शन इन द मार्केट ड्यू टू सडन डाउट अबाउट द सॉल्वेंसी ऑफ वन ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट कुड हैव सीरियस रिपरकशंस फॉर द ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस एंड फॉर द इंटरनेशनल। तो यहां बोल रहा है कई बार क्या होता है कि अचानक मान लिया 20 पार्टिसिपेंट मार्केट में सेल परचेज कर रहे हैं, कोई एक पार्टिसिपेंट की इंटीग्रिटी पे किसी को डाउट हो जाए तो उन दोनों की डील थोड़ा ब्रेक हो सकती है, और अगर वो ब्रेक हुई तो आगे दिक्कत आएगी। Thus, credit risk in a foreign exchange operation is the risk of failure a counterparty. तो क्रेडिट रिस्क ये हमने वहां पर भी पढ़ा था कि काउंटर पार्टी अगर पेमेंट वगैरह नहीं देती है, फेल होती है, तो ही क्रेडिट रिस्क होता है, वेदर ए बैंक और कस्टमर। अब यहाँ पे दोनों लोग आ गए, यहाँ पे लेने वाला और देने वाला, दोनों में से किसी भी तरफ से हो सकता है। टू मीट ऑब्लिगेशन एट मैच्योरिटी, जब उसका टाइम पूरा हुआ, पता लगा जिसने अपना बिल ऑफ एक्सचेंज देना था वो नहीं लेके आया, या किसी ने बिल ऑफ एक्सचेंज तो दे दिया था, फ्यूचर डेट में पेमेंट, विच कुड रिजल्ट इन द नीड फॉर द रिजल्टेंट ओपन पोजिशन टू बी कवर्ड एट एन ऑनगोइंग रेट। दिस कुड हैपन प्रायर टू सेटलमेंट बाई वन ऑफ द पार्टीज or subsequent to execution by one party but before execution by the other party one, the risk is classified into 3। अब यहाँ पे क्या बोला देखो,
ये सेटलमेंट की जो डेट आई उससे पहले ही कुछ ऐसा हुआ कि दोनों ने अपने एग्रीमेंट में प्रॉब्लम करी, दोनों में से किसी एक ने। अब बोला पार्टीज और सब्सिक्वेंट टू एग्जीक्यूशन बाय वन पार्टी बट बिफोर एग्जीक्यूशन। अभी तो वो दिन आया ही नहीं, उस दिन से पहले ही उसने अपने जो एग्जीक्यूशन को था उसको विड्रॉ किया। इसलिए किया कि भाई कल ये जो पार्टी जिससे मैंने डील की हुई है ये तो सॉल्वेंट होने वाली है, मैं इसे डील कैंसिल कर रहा हूं। तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, उसने जिसकी आगे डील करी होगी उसको फर्क पड़ेगा। इसीलिए सेटलमेंट रिस्क सिस्टम रिस्क के नाम से जाना जाता है बाद में जाके। तो प्री सेटलमेंट क्या हुआ कि वो डेट आई ही नहीं, अभी वो डेट आई नहीं। इसमें तो बोलते हैं, हम सीधी बात बोलेंगे, बिफोर मैच्योरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, thereby compelling the bank to cover the contract at ongoing market rate with other counter। तो इसमें क्या होता है, जिससे आपने डील करी थी उसने डील के लिए मना कर दिया, लेकिन आपने तो आगे डील कर रखी है। जैसे ए ने बी से कर रखी है, बी ने सी से, सी ने डी से कर रखी है। अब बी को डाउट हुआ सी पर, तो इसने मना कर दिया, लेकिन जो सी और डी का जो रिलेशन था वो भी डिस्टर्ब होगा। तो सी क्या करेगा, कहीं और से फंडिंग उठाएगा, ठीक है। तो इसने बोला दिस इंटेल्स द रिस्क ऑफ ओनली मार्केट डिफरेंसेस एंड इज नॉट एन एब्सोल्यूट लॉस। तो जो प्री मेच्योर प्री सेटलमेंट रिस्क होता है, इससे केवल मार्केट का डिफरेंस रिस्क निकल के आता है, यानी केवल मार्केट की जो वैल्यूज का डिफरेंस है वो होता है, जबकि ये एब्सोल्यूट लॉस नहीं होता। उसका रीजन क्या है, इस सी के बाद पास अभी भी ऑप्शन है, क्योंकि इसने जो डी के साथ डील करी हुई है उसमें अभी 10 दिन बाकी हैं, तो वो कहीं ना कहीं से वो अरेंज कर लेगा। तो ये प्री सेटलमेंट है। सेटलमेंट में देखते हैं, इज द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ काउंटर पार्टी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेटलमेंट, यानी जिस समय मैच्योरिटी हो रही है डील की उस समय अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो, ठीक है। ऑन द टाइम जोन डिफरेंस बिटवीन द टू कंट्रीज, कई बार क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था कि 459 पे हमने लॉक लगाया, लेकिन उसका जो मैसेज आया हमारे पास 515 पे आया। तो किसी कंट्री में टाइमिंग का थोड़ा गैप रहता है, तो सेटलमेंट नहीं हो पाते, क्योंकि जब तक वो हमारे पास पहुंचा हम बंद हो चुके थे। दैट इज वेयर द बैंक इन अर्लियर होगा, अर्लियर टाइम जोन, क्या लिखा हुआ, या ईस्टर्न लिखा हुआ, ईस्टर्न होगा, अर्लियर है सर, है अर्लियर है सर, अर्लियर अर्लियर टाइम जोन होता है ना। जापान और ऑस्ट्रेलिया में सन उधर से पहले आता है ना। इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय डिलीवरिंग द करेंसी टू बी डिलीवर्ड बाय इट, but the counterparty in another time zone, say Germany, fails before the delivering of the currency to be delivered by them. Such an event means complete risk and the losses of the bank which is in the earlier time zone. तो जो बाद वाले ने उसको डिलीवरी करनी थी वो नहीं मिल पाई, ठीक है। इन अदर वर्ड, as its core settlement of a foreign exchange trade requires the payment of one currency and the receipt of another. In the absence of settlement arrangement that ensure that the final transfer of one currency will occur if and only if the final transfer, तो यहाँ ही बताना चाह रहा है कि जब तक एक सेटलमेंट की जो सिक्योरिटी की डिलीवरी है दूसरे को जब तक फाइनली नहीं मिल जाए तब तक सेटलमेंट रिस्क एग्जिस्ट करता है। वन पार्टी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कुड पे आउट द करेंसी इट सोल्ड बट नॉट रिसीव द करेंसी इट बॉट। तो पता लगा उसने डॉलर देने थे वो तो दे दिए, लेकिन डॉलर के बदले में किसी पार्टी से रुपये लेना था वो नहीं आए। तो अगर कोई भी लैग पूरी परफॉर्म नहीं करेगी तो सेटलमेंट रिस्क होता है।
The Sir, principal risk in the settlement of foreign exchange transaction is variously called foreign exchange settlement risk और टेम्पोरल रिस्क, ये क्वेश्चन है, और हार्सेट रिस्क। ये वन क्वेश्चन मैंने लिख दिया, आपके एग्जाम में आ सकता है। 3 नाम आ गए, कौन कौन से आए? कौन वाला सर, फिर से रिपीट कर देंगे? चलो कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो सेटलमेंट रिस्क होता है, आउट ऑफ दीज और किस नेम से जाना जाता है। तो इसमें क्या है, या तो उसे फॉरेन एक्सचेंज सेटलमेंट रिस्क बोलते हैं, या उसे टेम्पोरल रिस्क बोलते हैं, या उसे हर्स्टेट रिस्क बोलते हैं। और हर्स्टेट रिस्क अभी हमने एक कल और पढ़ा था कि बैंक हाउस हर्स्टेट है, जर्मनी का बैंक है, ये फेल हुआ था उस समय, ठीक है। और उसमें ये जो फेल हुआ था वो सेटलमेंट की वजह से, उसको टाइम से सेटलमेंट नहीं मिल पाए थे, और उससे आगे उसकी सब चेन बिगड़ गई थी, ठीक है। और ये जो रिस्क होता है वो डिफरेंट टाइम जोन की वजह से होता है सेटलमेंट वाला, मतलब डिलीवरी उसी समय नहीं मिल पाई, और जब तक मिलनी थी तब तक उसका काम गड़बड़ हो गया, क्योंकि मान लिया उसने डॉलर दिया, उसको रुपए कहीं और देने थे, तो गड़बड़ हो जाती फिर से। सर सेटलमेंट रिस्क तो समझा, मगर प्री सेटलमेंट नहीं समझा। प्री सेटलमेंट ये हुआ कि अभी मैच्योरिटी की डेट आई नहीं, किसी ने विड्रॉ कर लिया अपने आप में। देखिए, सपोज कीजिए 30 जनवरी में कोई डील होनी थी, ठीक, 30 जनवरी में डील होनी थी, आज की डेट में कॉन्टैक्ट कर लिया, और यहां पर वो डील मैच्योर नहीं हुई, ये तो है सेटलमेंट रिस्क। लेकिन वो 30 से पहले 25 को अपने आप को विड्रॉ कर लिया उसने, तो अगर एक पार्टी विड्रॉ होगी तो दूसरा का प्रॉब्लम होगा। आया कुछ पॉइंट? हाँ, कुछ कुछ है। अगर मैच्योरिटी जो डेट है उस दिन कोई पार्टी गड़बड़ करती है, उसको तो बोलते हैं सेटलमेंट रिस्क। और कोई पार्टी मैच्योरिटी से पहले विड्रॉ कर लेती है, क्योंकि जो भी आपने ट्रेड किया हुआ है उसमें यही माना हुआ है कि उतना मनी मेरा वहां से आएगा, तो जैसे ही वहां से आएगा वैसे ही मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मैं वहां से आया नहीं तो मैं दे नहीं पाऊंगा। तो बीच में जो प्री मैच्योर ब्रेकिंग होती है कॉन्ट्रैक्ट की, वो आपको प्री सेटलमेंट रिस्क की तरह, जैसे हमने कल एक क्वेश्चन किया था, कौन सा वाला? कैंसिल और बुक का सर, प्री बुकिंग का। क्योंकि बैंक तो ये समझ रहा था कि मेरे को उतनी डेट को $5 लाख आ जाएंगे, लेकिन उसने गड़बड़ कर दी। क्या कहा उसने कि अभी नहीं आएंगे, कब आएंगे? फरवरी में, एक महीने बाद आएंगे। 1 month after 1 month। हाँ, तो उन्होंने कहा 1 महीने बाद आएंगे। अब मैंने तो जो 2 दिन बाद का वादा किया था, क्योंकि उस दिन कोई आएगा मुझसे लेने, तो मेरा यहाँ सेटलमेंट से पहले ही कुछ डिस्टर्ब हुआ, तो ये है प्री सेटलमेंट। हाँ, अगर वो जो ड्यू डेट थी उस दिन कोई गड़बड़ करता कि भैया मैं आज नहीं दे पाऊंगा, तो कौन सा रिस्क होता? सेटलमेंट, ठीक है। As the nature of trade and forex business does not make it possible to totally eliminate the settlement, तो कह रहा है कि ऐसा है कि आप इसको सेटलमेंट रिस्क को बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि कंट्री जो होती हैं वो डिफरेंट टाइम जोन में सिचुएटेड है। द रिस्क इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द मार्केट पार्टिसिपेंट बाय अप्लाइंग क्रेडिट लाइंस लिमिट टू ईच कंट्री काउंटर पार्टी टू रिड्यूस दैट। तो क्या करती हैं, वो पहले से ही कोई लिमिट उनको दे देती हैं उन कंट्री को, कि अगर आपका वहां से पैसा ना आए तो आप इस लिमिट का यूज कर लेना और हमको पैसा इमीडिएटली दे देना। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर मैं ऐसे बात करूं, आपके वहां एक सीसी लिमिट चल रही है 50 लाख की, ठीक और है, उसने केवल 10 लाख यूज किया हुआ है, ठीक है। अब उसे किसी डे में कहीं से पेमेंट आनी थी,
और वो उसे पेमेंट किसी दूसरी पार्टी को देनी थी, उस दिन वहां से पेमेंट नहीं आई, तो सेटलमेंट रिस्क हो गया। लेकिन इस सेटलमेंट रिस्क से कैसे लड़ेगा वो? ओडी खाते से निकाल के देगा सर, वो बस जो लिमिट खाली पड़ी है। निकालेगा, दे देगा। हाँ, लिमिट तो पड़ी है यही उसके कह रहा है कि कुछ लिमिट्स उनको, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो कुछ लिमिट बना के देते हैं कि तुम्हारा वहां से पेमेंट नहीं आया, वहां से उठा के दे दो, थोड़ा सा इंटरेस्ट ही तो जाएगा। द क्रेडिट लिमिट टेक्स द फॉर्म ऑफ मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग लिमिट एज वेल एज डेली डिलीवरी लिमिट। तो उसने कहा एक उसमें दो लिमिट होती है कि भाई रात में आज आप डेली नाइट में आउटस्टैंडिंग कभी भी $5 लाख से ज्यादा नहीं करेंगे, एक बात हो गई। दूसरा, दिन में भी जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो ट्रांजेक्शन्स की कॉस्ट जो है कभी भी 50,000 से ज्यादा नहीं होगी। तो इसमें बोला हुआ आउटस्टैंडिंग लिमिट एज वेल एज डेली डिलीवरी लिमिट फॉर ईच बैंक। डेली आप 50,000 तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन टोटल आउटस्टैंडिंग कभी भी 6 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। द सेटलमेंट रिस्क कुड बी अवॉइडेड इफ ओनली सेटलमेंट सिस्टम ऑपरेटिंग। अच्छा, यहां बोला कि आप इसको हटा सकते हैं अगर आपके पास केवल एक सेटलमेंट सिस्टम हो, यानी सबकी सिक्योरिटी उसी के पास रखी हो और वहीं आनी है और वहीं जानी है, तो वो कह रहा है सेटलमेंट रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी कई बीच में चैनल आ गए, आपके पास सिक्योरिटी आई, फिर आपसे दूसरे एक्सचेंज में जाएगी, एक्सचेंज से कस्टमर के अकाउंट में जाएगी, तो वहां प्रॉब्लम हो सकती है। अगर सिंगल टाइम बेसिस में एक्टिवेट हो तो सकता है ऑल्सो ऑन रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और जितने भी सेटलमेंट हैं वो रियल टाइम हो, तो इस प्रॉब्लम से दूर मतलब बचा जा सकता है। दिस वुड एलिमिनेट द टाइम जोन प्रॉब्लम एंड वुड पे ओनली वन इफ रिसीव्ड बेसिस, यानी वो जब आ जाएगा तभी आगे होगा। द टाइम जोन डिफरेंस कुड बी एलिमिनेटेड इफ द ग्लोबल बुक्स आर लिंक्ड विद अ सिंगल टाइम जोन से जीएमटी क्लोजिंग, यानी उसमें सारे उनको बोल दिया कि भैया रात जब जीएमटी में 12 बजे होंगे तो सबकी बुकें क्लोज होंगी। अब जीएमटी में 12 बजे, आपके वहां 6 बजे हो, 9 बजे हो, 2 बजे हो, कुछ भी, तब तक ट्रेड होगा। लिक्विडिटी रिस्क हमने पढ़ा था, बताओ कहां पढ़ा था? क्रेडिट रिस्क सर, मार्केट रिस्क में पढ़ा था। ठीक मार्केट है। रिस्क में सभी रिस्क है। हाँ, whatever the reason the market turns illiquid and position cannot be covered or liquidated except at high price। तो लिक्विडिटी कब होती है? लिक्विडिटी price। होने के लिए प्राइस कैसे होने चाहिए? मार्केट प्राइस। फेयर प्राइस बोलते हैं इसको। ठीक है। और अगर लिक्विडिटी नहीं है, इलिक्विड है, तो किस प्राइस पे होती है वो? हाई प्राइस पे होती है। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा एग्जांपल दे रखा है। इन डील ऑफ यूएस डॉलर्स परचेज अगेंस्ट रुपीज, इफ द पार्टी सेलिंग यूएस डॉलर इन शॉर्ट फंड ऑन नॉस्ट्रो अकाउंट। अब देखो, उसने कहा कि वो नॉस्ट्रो अकाउंट में उसके पास फंड नहीं है, देन इट मे नॉट बी पॉसिबल टू हिम द जनरेट बोरोवर। और अगर उसके पास वहां पैसे नहीं है तो वो यूएसडी को कहीं से जनरेट नहीं कर सकती। लिक्विडिटी रिस्क इज सेड टू हैव अराइजन ऑन सच ओकेशन, तो उस समय उसके पास अवेलेबिलिटी नहीं है फंड की। फॉर दिस प्रॉपर फंड्स एंड कैश मैनेजमेंट प्रैक्टिस हैव टू बी फॉलोड बाय द डीलर। और आपको जब भी पैसा की जरूरत पड़ने वाली है तो आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए कि आप कहाँ से मनी लाएंगे। तो आपने अभी पीछे देखा था कि अगर आपके पास आज व्यवस्था नहीं हो रही तो व्यवस्था कहाँ से हो रही थी? सीसी लिमिट से, अपना सीसी लिमिट क्रेडिट लाइन से। ठीक है, हाँ, लिमिट उसका अवेलेबल नाम है क्रेडिट लाइन।
credit like Therefore, liquidity risk is the potential or liabilities to drain from the bank at a faster rate than तो लिक्विडिटी रिस्क जब होता है तो आपके उसको ड्रेन कर लेता है, क्या करता है, मतलब खत्म कर देता है, ठीक है। द मिसमैच इन द मैच्योरिटी पैटर्न ऑफ एसेट लायबिलिटी गिव्स राइज टू द लिक्विड। और अगर क्वेश्चन आएगा कि लिक्विडिटी रिस्क क्यों होता है, जब आपके पास एसेट और लायबिलिटी का किसी पर्टिकुलर डे में क्या होगा, मिसमैच Mismatch. होगा। जैसे हम कहें आज से 40 दिन बाद आपके पास 50 रुपये आने हैं और 60 जाने हैं, 50 आने हैं और 60 जाने हैं, तो आप Mismatch. 10 रुपए की शॉर्ट पोजीशन पे आ गए, ठीक है। और अगर इसका उल्टा ले लेते हैं, अगर 60 आने हैं, 60 जाने हैं और 50 आने हैं, तो आप अपनी सिक्योरिटी को सेल करने गए और सेल करने गए तो आपको कोई बायर नहीं मिला, तो बायर नहीं मिला तो आप नहीं दे पाएंगे 60 रुपीज, और नहीं दे पाएंगे तो लिक्विडिटी रिस्क हो गया होगा। लिक्विडिटी रिस्क कुड ऑल्सो अराइज इन केस ऑफ मार्केट टर्न इनलिक्विड। तो मार्केट जब में इलिक्विडिटी गायब हो जाए, भाई इलिक्विडिटी अगर मार्केट में से ही गायब हो जाए तो भी लिक्विडिटी रिस्क अराइज होता है, लीडिंग टू हायर बिड ऑफर स्प्रेड और इवन मार्केट मेकर्स गेटिंग आउट ऑफ द, यानी जिनकी वजह से मार्केट में प्राइसिंग होती है वही क्या हुए, आउट हो गए। मार्केट आउट का मतलब आज वो एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द लिक्विडिटी रिस्क द बैंक हैज टू रिजॉर्ट टू कंट्रोलिंग द मिसमैचेज बिटवीन मैच्योरिटी, और उसमें क्या करना है, आपको एसेट लायबिलिटी के मिसमैच में कंट्रोल करना है अगर आपको इस रिस्क से वो करना है। अगला है क्रेडिट और सोवरेन। तो क्रेडिट और सोवरेन में बहुत सिंपल सी बात बता दूं, सॉरी कंट्री और सोवरेन। कंट्री तो रिस्क एज ए होल पूरा कंट्री हो गया, लेकिन अगर कंट्री के किसी पार्ट में कोई दिक्कत है उसे आप बोलते हैं सोवरेन रिस्क। क्या बोलते हैं, सोवरेन रिस्क। कंट्री रिस्क इज यूजुअली कंट्रोल्ड बाय फिक्सिंग कंट्री वाइज एक्सपोजर लिमिट। आपने तय कर दिया कि हम अफगानिस्तान से $15,000 का कर देंगे, चाइना से 2 लाख करोड़ डॉलर का करेंगे, तो आपने पहले से रिस्क डिफाइन किया हुआ है लिमिट, इससे आपका क्रेडिट रिस्क कम होता है, कंट्रोल होता है। कंट्री रिस्क, द रिस्क बीइंग डायनामिक इट हैज टू बी कॉन्स्टेंटली मॉनिटर, मोर पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ डिफिकल्ट कंट्री। जो डिफिकल्टी आपने सुना होगा, सूडान और इधर जो कई कंट्री हैं, जाम्बिया वगैरह, वहां जहाँ प्रॉब्लम चलती रहती है, सीरिया है, डिफिकल्ट कंट्रीज में Lebanon. द डिफिकल्ट कंट्रीज में गिव हाई रिटर्न। तो रिटर्न वो ज्यादा कह सकते हैं भैया बहुत हो, लेकिन एज नॉट टू मेनी कंट्रीज बैंक्स डकार की वजह से कभी भी इस तरह पानी आ जाता है, बात करते हैं। कार नहीं आ रही थी, कार आ रही थी। सर इस चैप्टर में सब पढ़ना है? क्यों, क्या हुआ? सर याद नहीं, सब कुछ मजा नहीं आ रहा है। तो 100 नंबर थोड़ी लाने। 45 भी चाहिए। सर आप जेआईबी में जैसे बोला था ना, आप बोर्ड में दिखा देता था ये पॉइंट आप समझ लीजिए और याद हो जाता था, मगर ये मैं बुक का सफेद छोड़ के कलर्ड सब पढ़ना पड़ रहा है। देखो पढ़ना तो चाहिए, ठीक है, लेकिन जब आप रिवीजन पे हो ना तो सिलेक्टिव हो जाए, क्योंकि रिवीजन जो है पूरा नहीं हो सकता। रिवीजन पढ़ना अगर तो एक बार सिलेक्टिव होने से करना है तब ये है? पढ़ने से फायदा क्या है? अगर सिलेक्टिव ही पढ़ना है रिवीजन हाँ मैं बताता हूँ, जो टॉपिक का इंटरेस्ट है, जब आपके हाँ। सामने टॉपिक चल रहा है, तो अगर आपका टॉपिक में कवरेज और पकड़ है तो उसको जरूर रिवाइज करना है आपने। ठीक है। और बिल्कुल ही ऊपर से जा रहा है
तो आप समझ आएंगे इसे नहीं करेंगे हम। और अभी हमारे पास टाइम है। टाइम किस चीज का है कि हम एग्जाम बुक को ऑलमोस्ट कवर करेंगे। तो लास्ट बार एक 47 और है आया सर था, बीएफएम में ना, इस बार बीएफएम में। तो हाँ प्लीज बोलिए, मैं बोलता हूँ बाद में। हाँ, सर बोलिए इंदर जी। लास्ट बार 47 आया था, मगर इस बार तो लग रहा है कि 7 भी नहीं आएगा, कुछ भी याद नहीं नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 47 आपका आया था लास्ट टाइम। और अगर आप कुछ कुछ चीजों को रिवाइज करके जाए, चलो जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है तो मैं इसको बता देता हूँ आपको। मैं अगर आज यही बात करूं कि आपको रिवीजन में कम से कम कौन सी चीज करनी चाहिए, तो यही बात कर लेता हूँ पहले। हैं? आपको नींद भी आ रही होगी तो नींद भी छूट जाएगी थोड़ा सा ना। यहाँ बात कर लेते हैं जैसे सर बेसिल में। लिखने की जरूरत है? ना ना, लिख सकते हो, लिखना चाहो तो कोई मना नहीं है। क्या करना है आपने, एक तो RWA का कैलकुलेशन, कौन से रिस्क में, क्रेडिट रिस्क में, ठीक है। उसके बाद बात आ रहा है हमारा मार्केट रिस्क का न्यूमेरिकल्स जितने भी हैं, ऑपरेशन रिस्क के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और लास्ट में एक यूनिट है जिसमें RSL का न्यूमेरिकल है, ठीक है। उसके अलावा आपका फॉरेक्स का न्यूमेरिकल है, LC का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का न्यूमेरिकल है, ठीक है। और ट्रेजरी प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ऐसे ही बॉन्ड हो जाए। ऑपरेशन रिस्क में आपने देखा होगा कि जो अप्रोचेज हैं, अप्रोचेज और क्रेडिट रिस्क की क्या अप्रोचेज, मार्केट रिस्क में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिसअलाउंस वाले जो था, यस सर। रेटिंग माइग्रेशन, ऑल्टमन, ठीक है। तो ये क्या चीज हुई, ये तो सीखनी है आपने, और रिवाइज भी इसको जरूर करना है, क्योंकि ये मैं भी मानता हूं कि थ्योरेटिकल पार्ट में जब आप स्कूल डेज में होते हैं, सुब्बाराव जी का माइक जो है, सो मुझे लगता है कि सुब्बाराव जी जब सो जाते हैं तो उसके बाद फिर उन्हें पता नहीं होता, तो ये हिलता रहता होगा ऐसे करके। नहीं सर, बिल्कुल होश में हूँ। क्यों आता है फिर आपकी तरफ से आवाज? जागने का प्रमाण मिल गया है। थोड़ा पुराना हो गया लगता है मोबाइल। चलो, तो मैं बात कर रहा था, हेलो। हाँ सर। हाँ सर बोलिए। आवाज नहीं सर। क्या बात कर रहा था, मैं भूल गया। जब हम स्कूल डेज में होते थे। हाँ, स्कूल डेज में जब हम होते हैं तो हमें एक दिन में 1 या 2 पेज पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद वीक एंड पे या मंथ एंड पे हमारा उसका टेस्ट होता है। उसके बाद हमारा हाफ ईयरली होता है। उसके बाद प्री बोर्ड होता है और फिर बोर्ड होता है। तो हम उस बुक को लगभग 4-5 टाइम क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। रिवाइज करके सर। तो हमारी परसेंटेज जैसे आजकल है 99% आ जाती है। यहाँ पर हमारे पास समय तो कम है ही, तो एक बार हम कोशिश करते हैं बुक को थोड़ा ओवरव्यू कर लें, और उसमें से जो जो चीज आपको समझ में आई थी
उसको हाँ 100% पक्का करें, ठीक है। और थोड़ा सा एडिशनल एफर्ट, हम जैसे ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा, मतलब मेरा मानना यह है कि अगर क्वेश्चन पढ़ा हुआ होता तो थोड़ा आप दिमाग लगाते हैं उसमें, और जो ऑप्शंस के एलिमिनेशन है वो थोड़े से आसान हो सकते हैं। अब ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, मैंने फर्स्ट टॉपिक कवर किया अभी, जैसे मान लिया, तो कोई ऐसा है जिसने फर्स्ट टॉपिक एक बार दोबारा रीड किया? हाँ सर। कभी कभी Yes, पढ़ा sir. है थोड़ा सा, हाँ, कभी कभी पूरा अगर नहीं आप पढ़ा है। रिवाइज करते हैं तो ही आप समझते हैं कि आपको क्या और अब पक्का सा हुआ है। हाँ तो हम तो एक बार करेंगे इसको, और अगर आप रिवाइज करेंगे हम्म, तो जरूर याद रहेगा। ऐसा क्यों है कि नहीं रहेगा? सर एक और चीज है इसमें, जो बीएफएम की बुक है ना, इसमें सर हाँ सारे टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है सर। यस हाँ, बीच में आप नहीं चाहे छोड़ कोई भी सकते ना टॉपिक उठा कुछ। लीजिए, कोई भी हाँ टॉपिक उठा हाँ लीजिए, सारे हम्म, टॉपिक फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट तक का सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक दूसरे का वर्ड इसमें आएगा, एक दूसरे की बात इसमें आएगी। अगर आपने एक टॉपिक नहीं पढ़ा तो दूसरा आसानी से समझ में नहीं आएगा। हालांकि ये जो आपने बात बोली बेसल के लिए तो बिल्कुल प्योरली लिंक्ड है, लेकिन वैसे तो यहाँ सर मैं कभी बता दूं, देखो, ए मॉड्यूल में ना, ए मॉड्यूल में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो दूसरे से लिंक नहीं है। जैसे मैं बात करता हूँ एलसी वाला टॉपिक, यस अपने आप में कन्फाइंड टॉपिक है। अगर मैं बात करता हूँ फेडाई फेमा वाला, यस वो सर, भी हाँ। अब आपकी बात एक तरह सही हो सकती है कि उसमें कुछ ना कुछ वर्ड कहीं से उठ के आ जाता है ना, लेकिन ए मॉड्यूल एक अलग में कन्फाइंड है, बी और हाँ डी अलग कन्फाइंड है, और सी जो है वो एक अलग कन्फाइंड है। मतलब ग्रुपिंग करते हैं अगर हम इसकी इस तरह से, ठीक है। तो पढ़ना सर तो पड़ेगा हमें, और पढ़ना भी चाहिए। हाँ सर आप हमें ये प्रैक्टिस टेस्ट भी देंगे? नहीं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट में मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया हुआ है कि अगर आप एडिशनल प्रैक्टिस सेट पे जा रहे हैं तो वो हम लोग, हमारे पास अपना कोई मटेरियल ऐसा नहीं है, लेकिन जब मैंने टू सर का मटेरियल देखा था तो वो हमें जस्टिफाइड लगता है, क्योंकि मैं उनसे मिला हुआ हूँ सर से। उनके वहाँ एक दो लोग सीनियर बैंकर्स हैं जो लेटेस्ट अपडेशन पे थोड़ा काम करते हैं, और उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ काफ़ी सालों से जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कंपाइलेशन करके वो केस स्टडी या एमसीक्यू बना रखे हैं। तो एक जस्ट फॉर प्रैक्टिस, लेकिन उसका फायदा तब है जब आपने मेरी क्लास एक बार सुन रखी है। सही है। अब कुछ लोगों ने मंगा तो रखे, आप लोग बताएं कि जो बीएफएम के क्या आपने केस स्टडी करी, जो जो टॉपिक हमने कवर किए हैं? अभी तो मैं समझ सर एक हाँ रिक्वेस्ट है, हाँ हाँ। सर जिन्होंने मंगाए हैं वो प्रैक्टिस टेस्ट कुछ शेयर कर दे, कुछ क्वेश्चंस ग्रुप में। ये उनका अपना निजी सोचना मामला है, है। इसके लिए मैं कंपेल नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए मैं नहीं कह सकता ऐसा ना, ठीक है। आप लोग अपने अरेंजमेंट से कुछ सर कर ज्ञान सकते हैं। बांटने से बढ़ता है सर। नहीं, वो ज्ञान नहीं बांटने को कह रहे हैं ना मैडम, ज्ञान आप में तो। पैसा लग रहा है लोगों को, आजकल ज्ञान में पैसा लग रहा है। इसलिए वो पैसे वाले नहीं देंगे अपना, हाँ ऐसा कर उसमें सर, सकते हैं, सुनो, उसमें ऐसा कर सकते हैं, अगर आप कंट्रीब्यूट कर आसपास सकते वैसे हैं। तो में मैं हैं। पूरा पीडीएफ बना के दे दूं, लेकिन कॉपीराइट का नहीं भी आप झमेला होगा। हाँ नहीं सर, नहीं वो नहीं भी है, नहीं, ये ये नहीं करना है, प्रॉब्लम। उससे हाँ गलत हो जाएगा। देखो, हम इसको बिल्कुल वो नहीं कर पाएंगे, एग्री नहीं नहीं सर, करेंगे। अभी मैं बताऊं आपको कि ऐसा कर सकते हैं, दो तीन लोग अगर आसपास हैं तो पूल करके मंगा लें कि भाई अभी तुम फर्स्ट पढ़ लो, फिर मैं सर सेकंड पढ़ बहुत लूंगा, फिर कॉस्टली थर्ड, नहीं ऐसा है, कर सकते परचेस हैं। किया जा सकता है इंडिविजुअल, हैं 600 ईच है। 700 जी जी, हाँ, कुरियर कुरियर चार्ज है हाँ, 700। अगर अगर वो तीनों लेते हैं तो वो फिर 1900 का है शायद ना। जी जी जी, हाँ, तो तो ये कॉपीराइट तो वाला हमने एक जो एडिशनल बोला हुआ, मैटर हमने है वो, कंपल्सन नहीं किया हुआ आपको कभी भी। जी जी,
सर सर चाहे तो। हाँ सर ये सर जितने आपसे लोग नहीं बोल रहा हूँ, बाकी सब सर जो भी हैं सर, हाँ, ये हाँ। जो बातें हैं हम लोग अपने में खुद से करें अलग एरिया में तो बढ़िया रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक अलग से ग्रुप बना के। अपना अपना एक अलग से ग्रुप बना है, उसमें बात करें, सर को इन्वॉल्व नहीं करना है इसमें। नहीं नहीं इस बिल्कुल बात में बिल्कुल मेरे को बिल्कुल। मत करिए प्लीज। सर नाराज हो जाएंगे मुझसे तूर सर। नहीं सर। ठीक है, ठीक है। कैरी ऑन सर। हाँ ये लेकिन ये है कि आपका कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन करते समय कोई पर्टिकुलर चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, वो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। और आप लोग करते भी हैं तो थोड़ा बहुत कहीं कमेंट हमें करता हूँ उस पे, है ना, जी जी। ऐसा कर सकते हैं। और कई बार मैंने बोला हुआ है कि सीआईबी कर रहे हैं, अगर 2-4 हजार रुपये खर्च हो जा रहे हैं तो उसका गम मत करिएगा। चलो सर मैं अभी हमें ये पूरा भी करना है। हाँ एक सर 1 मिनट सर। हम्म। सर ये सभी लोग बताते हैं सर 40 to 50% केस स्टडी आता है क्या सर बीएफएम और एबीएम में? जी, मैं केस वही स्टडी है। का मतलब होता है एक ऐसा क्वेश्चन हाँ जिसमें यस। चैप्टर के लगभग हाफ ऑफ द चैप्टर के एस्पेक्ट से क्वेश्चन कंबाइन कर दिए जाते हैं एक ही जगह पर। ठीक है। ठीक है। और मेरा ये मानना है कि सबके होने के बावजूद भी 20 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं उसमें से डायरेक्ट डायरेक्ट होते हैं। अब आपकी मेमोरी कितनी वहाँ काम करती है वो आपके ऊपर Yes, डिपेंड है, ये सबका एक सा नहीं होता है, ठीक है, मैन टू मैन डिफर करता है। मैन टू मैन डिफर करता है। ठीक सर अभी जो चलिए 3 डोमेस्टिक बैंक बना है उसमें कौन सा? 3 डोमेस्टिक बैंक जो आरबीआई डिक्लेयर किया है, एसबीआई, एचडीएफसी, हाँ आईसीआईसीआई, हाँ उसमें जो 2% 0.20 0.60 का जो सीसीबी दिया है, वो भी हाँ उससे भी पूछ सकता है क्या क्वेश्चन सर? पूछ सकता है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट बैंक बोलते हैं उसे। हाँ सिस्टमेटिक डोमेस्टिक से, हाँ हाँ डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक। बैंक, जिनसे इंडिया की इकोनॉमी बेस्ड है। मतलब अगर एसबीआई वो को डूबेंगे 0.60, तो दिक्कत होगा। एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एचडीएफसी। 3 बैंक है। ठीक है। चलिए तो रिस्क अगला बात कर रहे हैं कौन सा वाला? सर ये एसआईपी वाला वापस बताइए तो क्या है? सिस्टमेटिक इन्वेस्ट वो सॉरी सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट बैंक, यानी जो बैंक एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं जो जिनका सिस्टम से काम चल रहा है। मतलब और अगर ये डूबे या यहाँ गड़बड़ हुई तो बैंकिंग सिस्टम में दिक्कत आ जाएगी। किसमें दिक्कत आ जाएगी? बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है। तो इनको इसीलिए एसआईबी का नाम दिया हुआ। चलो अभी पूछ रहे थे अरिंदम जी कि ये सब याद नहीं रहता है। अभी मैं बताऊंगा तो आपको तो देखो सब याद आएगा। बताओ प्री सेटलमेंट रिस्क क्या होता है? सेटलमेंट वो मैच्योर होने से चेन पहले जो रिस्क होती है। हाँ, चेन मैच्योरिटी से डेट से पहले अगर हाँ, डील कॉन्ट्रैक्ट में डेट कोई से पहले। ब्रेकिंग होती है। सेटलमेंट रिस्क क्या होता है? At the time of contract, buyer या seller पीछे हट टाइमली जाए। पेमेंट नहीं कर पाता है तो हाँ, जब मैच्योरिटी का पॉइंट आया, डेट आया, हाँ और उस पर समय एक गड़बड़ इन्वोक हो जाए। हाँ एक आदमी इन्वोक कर जाए हाँ और नहीं ड्यू डेट वो बाउंस नहीं करता, वो ड्यू डेट पर टाइम पैसा जोन नहीं की देता है वजह सर। से वो डिले हो जाता है। डिफरेंट टाइम जोन की वजह से वो डिले हो जाता है। डिले हो जाता है। अच्छा अब जैसे इसका सॉल्यूशन क्या बताया? टेम्पररी लिमिट क्रेडिट लाइन सर जीएमटी, सर ग्लोबल हाँ सिस्टमिक जीएमटी ठीक है। टाइम या को रियल मेंटेन टाइम करना। सेटलमेंट। हाँ एक तो बोला उसने कि क्रेडिट लाइन दे दी जाए, दूसरा क्या रियल बोला टाइम उसने? सेटलमेंट हो। सिंगल टाइम जोन। सिंगल टाइम जोन। हाँ और तीसरा तीसरा क्रेडिट कुछ नहीं, लाइन तीसरा सिंगल टाइम सेटलमेंट था सर, और जीएमटी। तीसरा मैं देख रहा था कि माइक किसका बोल रहा है।
काउंटर पार्टी ऐसे कुछ था बट हाँ, और ये जो सेटलमेंट रिस्क होता है उसमें काउंटर पार्टी कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है। काउंटर पार्टी और काउंटर पार्टी की वजह से क्रेडिट रिस्क होता है, ठीक। यस और एक्सचेंज रिस्क पढ़ा हमने। एक्सचेंज Yes, रिस्क sir. में बोला उसका जो ओवर बॉट या ओवर सोल्ड पोजीशन होती है तभी बाय होता है। सेल अगर बाय आपका सेल बाई और सेल बराबर है तो एक्सचेंज रिस्क नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि याद नहीं रहता। हाँ, एक चीज और है, अगर आप उसको दोबारा एक बार पढ़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर 3 टाइप के होते हैं। एक्सपोजर की वजह से अगर आप उसे दोबारा पढ़ेंगे तो ही याद रहेगा वो, और वो भी जल्दी 24 आवर के अंदर रिपीट। अभी आपका सुबह का क्लास नहीं चल रहा है, अब आप रोजाना 8 बजे उठेंगे और उठ करके फिर नहा धो के चल देंगे बैंक में, तो कहाँ से रिवीजन होगा आपको। और आप चाहते हैं कि सीआईबी का सर्टिफिकेट आपके हाथ में हो और 5,000 रुपए का इंक्रीमेंट पर मंथ लग जाए, कैसे लगेगा बताओ। हम अपनी बात बताएं आपको। साथ में बुक भी नहीं खरीदना चाहते 600 रुपए की। नहीं सर, एक और कंडीशन और है। अरे कई बार तो क्या होता है, जिसने सीआईबी किया है ना, उससे बुक मांगने के लिए 10 दिन चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। हाँ, हालांकि आप लोग तो कुछ ना कुछ खर्चा कर चुके हैं हमारे साथ, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर उन लोगों की बात कर रहा हूँ, वो 2 साल तक तो सीआईबी इसलिए नहीं भरते, उन्हें बुक ही नहीं मिली। तो ये अपने अपने ऊपर है, तो करो। और मैं अपनी बात बताता हूँ आपको। जब मैं एमबीए करने जाता था यहाँ से 320 किलोमीटर दूर, वीकेंड 2 क्लासेस होती थी हमारी, और जब वहां से आते थे तो 6 o'clock पे छूटते थे हम, और पूरी रात डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, रोडवेज की जो बस होती थी उससे आते थे। और ठंड के समय में अगर आपने बस में जर्नी की हो रात में, तब आपको समझ में आएगा ठंड किसे कहते हैं। एक सीट ऐसे चुपती है वो, हैं? लोहे के पाइप वो सब चिपटे खिड़की चुपते हैं सर। हाँ। तो इसीलिए जो है देखो, टाइम, मनी, रिसोर्सेस तो आपको डिवोट करने पड़ेंगे, मतलब खुद कमिटेड होना पड़ेगा। नहीं, करना है, तब जाके हमेशा झटका दो अपने आप को, नहीं यार करना है ऐसे करके, ठीक। चलो, और हमें करना है आज इस वाले तीनों रिस्कों को कवर करना है। चलिए, तो कंट्री रिस्क और सोवरेन रिस्क। तो कंट्री रिस्क में क्या है कि पूरा कंट्री के उसको देखते हैं, लेकिन उस कंट्री में अगर कोई ऐसा पार्ट है जो अपने आप में सोवरेन है। सुब्बा राव जी, country risk arises when foreign entity or a counterparty, private or sovereign, may be unwilling। अब यहाँ पे देखना एक बात और, एक तो है अनविलिंग और एक है अनेबल। कि कई बार क्या होता है कि वो एबल तो है लेकिन अनविलिंग है, कई बार क्या है विलिंग तो है लेकिन अनेबल है। दोनों में से कोई भी कंडीशन से वो अपना ऑब्लिगेशन नहीं कर पाए, तो उस कंडीशन में कंट्री और सोवरेन रिस्क होता है। और सोवरेन रिस्क जो होता है एक पार्ट होता है। सोवरेन रिस्क क्या होता है? एक पार्ट होता है, किसी कंट्री का एक पार्ट, या कोई ऐसा इलाका जो अपने आप में एक गवर्नमेंट बना के चलता है, जिस पर किसी का जोर नहीं है। It would be worthwhile to mention that country risk is different from the usual credit and other risk। तो क्रेडिट रिस्क अलग चीज है और अदर रिस्क अलग चीज है। क्रेडिट, सेटलमेंट और लिक्विडिटी रिस्क अलग है, से अलग होता है। कंट्री रिस्क अराइजेस व्हेन द काउंटर पार्टी और द बोरोवर और द बायर
इज ए गुड क्रेडिट रिस्क। तो यहाँ पर बोल रहा है जो काउंटर पार्टी होती है, बोरोवर होता है, बायर होता है, बोरोवर होता है, उनका जो है इज अ गुड क्रेडिट रिस्क एंड डज नॉट हैव एनी डिजायर टू डिफॉल्ट। उनका क्रेडिट रिस्क अच्छा है, मतलब अच्छा का मतलब क्रेडिट रिस्क से कोई डर नहीं है आपका, और वो ना डिफॉल्ट करना चाहते हैं। लेकिन लोकल लॉ या गवर्नमेंट कुछ कामों को मना कर देती है, या सेंट्रल बैंक कुछ रूल्स ले आता है, उसकी वजह से होता है। ठीक है, अब एक बार पॉइंट में देखिएगा ना, अ सोवरेन रिस्क इज लार्जर व्हेन द काउंटर पार्टी इज फॉरेन गवर्नमेंट इटसेल्फ और एनी ऑफ इट्स एजेंसी। अब देखना जरा, इस बात को पॉइंट समझना है, कंट्री रिस्क तो एज ए होल है, लेकिन सोवरेन में बोला कि वहां की गवर्नमेंट या उनकी कोई एजेंसी या वहां पर कुछ और सोवरेन इम्यूनिटी की वो है, मतलब कुछ इलाके को अलग से अधिकार दे दिया। जैसा अमेरिका में और कनाडा में भी ऐसे होता है, वहां बहुत सारे स्टेट्स हैं ना। कनाडा अपने आप में एक कंट्री है, लेकिन वहां पे बहुत सारे स्टेट्स हैं और वो भी अपने आप को सोवरेन पावर रखते हैं। ठीक है, वो कहता है सोवरेन रिस्क जो है ज्यादा हो जाता है विद नो लीगल रिकोर्स ऑफ द पार्टी, और सर पार्टी के पास कोई हल नहीं होता उसका। हाँ सर, ये तो सोवरेन रिस्क का बता रहा है कि मतलब कंट्री के अंदर अगर ऐसा कोई लीगल एंटिटी है जिसको कि वो कंट्री खुद ही प्रोटेक्ट करता है एज ए इम्यूनिटी अंडर लॉ, मतलब कंट्री का मतलब मान के चलिए इंडिया में है, जैसे कोई एजेंसी मान के चलिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, ओएनजीसी हो गया, ऐसा कुछ मतलब जो कंट्री खुद प्रोटेक्ट करती है, अगर वो डिफॉल्ट कर जाए तो वो सोवरेन रिस्क होता है। ठीक है, ऐसा है अब क्या? मेरी बात सुनिएगा, लोकल यहाँ लेवल मैंने पे ना। क्या बोला था, यही बोलता, अ सोवरेन रिस्क व्हेन द काउंटर पार्टी इज फॉरेन गवर्नमेंट बोला था, फॉरेन कंट्री नहीं बोला, और उसकी कोई एजेंसी, जिसको आप बोल रहे हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है, जिसको आप बोल रहे हैं यहाँ पर जो सरकार चल रही है, जो हमारी एनडीए की सरकार चल रही है, गवर्नमेंट फॉरेन चला रही है। गवर्नमेंट और फॉरेन कंट्री में क्या डिफरेंस हुआ सर? कंट्री में तो बहुत सारे वो आ जाएंगे ना, स्टेट सब कुछ शामिल हो जाएगा। बहुत बड़ा कंट्री रिस्क बड़ा है, सोवरेन रिस्क उसका उसके कहीं कहीं कुछ पार्ट हो जाते हैं, चाहे वो उनकी किसका? गवर्नमेंट एजेंसी हो, चाहे वहां की एक सरकार ही हो। अब एक बात और सुनिए, कई बार क्या होता है कि वहां की एक सिंपल पार्टी है और वो सरकार नहीं है, मान लिया वो एक प्राइवेट फर्म है, प्राइवेट कंपनी है, मान लिया प्राइवेट कंपनी, तो वो जो है एज ए कंट्री में एक पार्ट है, ठीक है, लेकिन वो सोवरेन में नहीं आएगी, वो कंट्री में आएगी। सोवरेन में वहां की सरकार या वहां की सरकार की एजेंसीज या वहां के स्टेट्स, सर वो लोग पूछना चाहता सोवरेन हूँ में आएंगे। सर, एक पूछना चाहता हूँ सर, कंट्री रिस्क बोलने से मतलब दो सिचुएशन बता रहा हूँ, उसमें कंट्री सोवरेन बता दीजिएगा। एक सिचुएशन सर ये है कि कोई प्राइवेट पार्टी है जो कि पेमेंट करना चाहता है, बट कंट्री का डायरेक्टिव है कि उस कंट्री में पेमेंट नहीं देना है, ऐसा कुछ डायरेक्टिव है, उस वजह से पेमेंट नहीं हो पाता है। और दूसरा सिचुएशन ये है जैसे कि कोई ऐसा कोई गवर्नमेंट का कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपका फिनेंस डिपार्टमेंट हो या डिफेंस डिपार्टमेंट हो, कुछ उसने खरीदा बेचा कुछ भी है और उसका पेमेंट गवर्नमेंट ही रोक देती है। बिल्कुल, ये देखो बिल्कुल सही आपने पकड़ा है। जो पहला एग्जांपल आपने दिया है वो आपने कंट्री रिस्क का दिया हुआ है, जहां पे वहां के लॉ, वहां के रेगुलेशन से नहीं हो पा रहा, यानी एज ए होल कंट्री के रूल्स की वजह से नहीं हो पा रहा, बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं हो रहा ना सर, इसका मतलब यही तो हुआ। नहीं, बैलेंस ऑफ ट्रेड जरूरी नहीं है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। और जो सोवरेन है वहां पे उनकी सरकार ने ही कोई ऑर्डर किया हुआ, जैसे राफेल का मामला था, यस राफेल मंगाया था ना, वो किसने मंगाया था?
फ्रांस से इंडिया सरकार, कांग्रेस की सरकार में थे सर, यूपीए ने मंगवाया था। नहीं, सरकार ने मंगाया था, मतलब ठीक है। सरकार गवर्नमेंट ने मंगवाया ना। हाँ, और ये जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने मंगवाया वो एजेंसी हो गई उसकी, अच्छा सर, नहीं मालूम था। ठीक है। या उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगाया, ठीक, वो भी सोवरेन में आ गया, ठीक है। तो जब वहां के लॉ या लीगल के कारण, कोई डायरेक्टिव्स के कारण प्रॉब्लम होती है तो वो कंट्री रिस्क, और जब वहां का कोई लॉ नहीं रोक रहा लेकिन वो दे ही नहीं रहे, लॉ रोक नहीं रहा लेकिन दे नहीं रहे, डिले तो कर इसके रहे हैं, हिसाब से कंट्री रिस्क तो तो वो बड़ा होगा सोवरेन या में है। सोवरेन रिस्क बड़ा होगा सर? वो कह रहा है सोवरेन रिस्क बड़ा हो जाता है अगर आपकी काउंटर पार्टी खुद गवर्नमेंट है वहां की, ये कह रहा है। अच्छा हाँ। ठीक है। अगर गवर्नमेंट ही खुद बदमाशी कर रही है तो वहां पर, ठीक है। इसकी Another थोड़ी जैसे dimension of foreign risk could be a change in government policy. तो कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज हो गया, और द चेंज इन द गवर्नमेंट ही बदल गई वहां की, विच कुड इनवैलिडेट द प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट। पहले वाले में भाई आप नहीं जानते हम इनको। While sovereign risk cannot be completely avoided when dealing with the another country, तो कंट्री से डील करने पे वहां के सोवरेन रिस्क को हम अवॉइड नहीं कर सकते, यानी सोवरेन रिस्क कंट्री का एक पार्ट है। इट कैन बी suitably reduced by inserting disclaimer clauses in the documentation and also making the contract and the sovereign country party subject to the third country jurisdiction। इस पॉइंट को थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर रहा हूं मैं, लास्ट वाले को। While sovereign risk cannot be completely avoided when dealing with the another country, पहला पॉइंट। दूसरा, it can be suitably reduced, इसको कम किया जा सकता है by inserting disclaimer clause। disclaimer clause क्या है कि अगर कोई नई सरकार आएगी तो भी मैं इस काम को पूरा करूंगा, चाहे सरकार मना कर दे, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में आपको डिस्क्लेमर डलवाना पड़ेगा। and also making the contract and the sovereign counterparty subject to third country jurisdiction। तो कुछ आपको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाने पड़ेंगे और जो सोवरेन काउंटर पार्टीज हैं उनके साथ टू ए थर्ड कंट्री जुरिस्डिक्शन, तो किसी तीसरी कंट्री को के जुरिस्डिक्शन में आने वाली किसी पार्टी को लेकर के आपको बनानी पड़ेगी। इंटरेस्ट रेट रिस्क, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क अगर आपको ध्यान हो, मैंने मार्केट रिस्क में बताया था, इसको हम गैप रिस्क भी बोलते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क को क्या बोलते हैं? गैप रिस्क। अब गैप रिस्क क्या है? आपने जो आपकी कॉस्ट आई, आपने सपोज कीजिए आपने कॉस्ट आ रही है 5% और आपने 2% जोड़ करके लोन दे दिया, कितने परसेंट पे? 7 पे दे दिया। लेकिन ये जो आपका गैप है, ये गैप अगर ये रेट बढ़ जाए और ये रेट कांस्टेंट रहे तो आपका गैप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। तो इसमें बोला है मूवमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। तो ये मैंने जो एग्जांपल दिया वो कौन सा एग्जांपल दिया? इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल का। It also refers to the potential cost of interest rate that the bank faces on the deposit, borrowing, lending, or the currency swap, forward contract, forward rate agreement, and other interest rate derivative। किसी भी इस तरह के डेरिवेटिव्स में अगर रेटों में कोई चेंज होता है, तो इंटरेस्ट रेट जब चेंज होता है तो उसकी वजह से ये इंटरेस्ट रेट रिस्क आता है। The increasing capital flow of the global financial market by the day, economic disparities between nations and it increased use of interest rate। तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग मैक्रो इकोनॉमिक कंट्रोल की वजह से इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस होता है। While in the course of business, the bank buy and sell currencies for spot and forward, spot and towards value
borrows and lend foreign currency, enters into swap, future, options relating to interest rate. It is not practical and also always possible to match its forward purchase and sales, borrowing, lending, creating the mismatch between asset level. यहाँ ये कहना चाह रहा है कि ऐसा बहुत मुश्किल हो पाता है कि हम क्या करें कि मिसमैच ना रखें। मिसमैच किसी ना किसी कारण से वो होता ही रहता है। दिस मिसमैच इज रेफर्ड टू, इसी मिसमैच को क्या बोल रहे हैं आप? गैप बोल रहे हैं। दिस गैप आर टू बी फिल्ड बाय द बैंक बाय पेइंग एंड रिसीविंग एप्रोप्रिएट फॉरवर्ड डिफरेंशियल, रीसॉर्टिंग टू द अदर इंटरेस्ट रेट। मतलब आप इस गैप वाली प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ और फॉरवर्ड एग्रीमेंट वगैरह, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में या इंटरेस्ट रेट के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करके कुछ ना कुछ करते हैं आप। द फॉरवर्ड डिफरेंशियल्स आर thus a function of interest rate. Any adverse movement in the interest rate would result in the adverse movement of the forward differential, thus affecting in the cash flow on the underlying open gaps. और अब होगा क्या कि अगर आपने जो सोचा था उसकी बजाय रेट बढ़ जाए घट जाए तो उससे आपने जो सोचा था वो गड़बड़ हो जाता है, और उसी को फॉरवर्ड डिफरेंशियल्स बोला उन्होंने कि फ्यूचर में जो बदलाव आ रहे हैं, एडवर्स मूवमेंट आ रहे हैं, रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे? इंडिविजुअल्स एंड एग्रीगेट गैप लिमिट आर फिक्स्ड फॉर द इंटरनेशनल बैंकिंग ऑपरेशन टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंडिविजुअल एंड एग्रीगेट गैप लिमिट्स आर फिक्स्ड फॉर द इंटरनेशनल बैंकिंग ऑपरेशन। तो अलग अलग इंटरनेशनल बैंकिंग ऑपरेशन के लिए इंडिविजुअल अलग से रखते हैं, एग्रीगेट अलग से रखते हैं, लिमिट्स बना के रखते हैं। सम बैंक्स अडॉप्ट स्ट्रेटजी टू डिटरमाइन द इंटरेस्ट रेट सिनेरियो। अब सिनेरियो की बात आई थी तो आपको ध्यान होगा मार्केट इसमें सिनेरियो एनालिसिस, यानी कैसा सीन चलता आ रहा है उसके हिसाब से अंडरटेक एप्रोप्रिएट सेंसिटिविटी एक्सरसाइज, ये भी हमने मार्केट रिस्क में पढ़ा था, फॉर एस्टिमेटिंग द पोटेंशियल प्रॉफिट और लॉसेस बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट प्रोजेक्शंस, एंड डिवाइस सुटेबल हेजिंग स्ट्रेटजी एंड अडॉप्ट वेरियस रिस्क असेसिंग मॉडल्स लाइक वैल्यू एट रिस्क, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी। तो ये सब करके हम लोग अपने इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, ऑपरेशनल रिस्क तो हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ा था, मुझे लगता है इसमें कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। लीगल रिस्क को देख लेते हैं। लीगल रिस्क में क्या है कि जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन या कोई एक्शन करते हैं तो वहां पर आप उस चीज को इन्फोर्स नहीं कर पाते हैं। रिकॉर्डिंग आ गया। आप उस चीज को इन्फोर्स नहीं करा पाते। ये देखिए, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट को आप जब नहीं करा पाए लीगल कॉम्प्लिकेसी की वजह से, उसी को हम लीगल रिस्क बोलते हैं। ऑल्सो इंक्लूड्स कंप्लायंसेस एंड रेगुलेटेड रिलेटेड रिस्क, यानी आरबीआई ने कहा आपको ये भेजना, आपने नहीं भेजा तो आप नहीं करा तो आरबीआई ने कहा भैया हम आपकी दुकान बंद कर देंगे। ठीक है, लॉ वहां पे लॉ की वजह से नहीं कर पाए। arising on non-compliance of the prescribed guideline of breach of the contract, government rule leading to wrong understanding of rules, penalties by the enforcer। तो इससे आपको रूल आप समझ नहीं पाए, इससे आपको पेनल्टी लग रही है। ठीक है, हाँ इसको जल्दी करिए। रिस्क इज एन कैसा अनफॉर्चुनेट, वो अनफोर्सीन इवेंट होता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव्स आर डेराइव्ड फ्रॉम इट्स, कहाँ से होती है? अंडरलाइंग एसेट्स। हाँ, अंडरलाइन एसेट का मतलब है कि जो जिसकी वजह से वो बना है, जिसकी वजह से वो बना है। तो डेरिवेटिव्स मैंने बताया किसी की वजह से बनते हैं। ठीक है, ट्रू फॉल्स में बताओ। मूवमेंट इन एक्सचेंज रेट may result in loss of for the dealer's open position।
मूवमेंट इन True. एक्सेस हो सकता है भाई, रिजल्ट एक्सचेंज रेट में फर्क होगा तो डीलर की जो ओपन पोजीशन है प्लस या माइनस, उसमें नुकसान जब फायदा हो सकता है। ठीक है। लॉस। Reserve Bank of India has not authorized banks to approve limit relating to the foreign exchange. फॉल्स 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 अपना अपना बैंक पॉलिसी है ना सर। बिल्कुल करा हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेटलमेंट रिस्क कैन बी अवॉइडेड ओनली इफ सेटलमेंट आर मेड ऑन रियल टाइम बेसिस। True. जो हमने पढ़ा था ना, हर्स्टेट was not in a way to related to settlement default. False. उससे related है। Any adverse movement in the interest rate could affect the bank's profitability. Yes. True. Non-compliance of regulation is a legal risk. Yes. Yes. लीगल रिस्क है। Derivative instrument are a vehicle of managed risk. Yes. Yes. ट्रू। International trade is risk free. False. नो फॉल्स फॉल्स। Fill in the blank. In the case of excess of asset over liability, बताओ इसमें। ओपन पोजीशन Open. नहीं, आपके एसेट ज्यादा हैं। Short. हैं? लॉन्ग Short ना? Long position. लॉन्ग, आपके पास ज्यादा आने वाला है। सेटलमेंट रिस्क अराइजेस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सिंगल ग्लोबल टाइम ना क्लियरिंग एजेंसी। Clearing it. ठीक है। लिक्विडिटी रिस्क कैन बी मैनेज बाय प्रैक्टिसिंग प्रॉपर कंट्रोल ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट मिसमैच। किस पे कंट्रोल करें कि लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट पे? नहीं, मिसमैच। एसेट लायबिलिटी के मिसमैच। सही क्या, मिसमैच। क्योंकि मिसमैच नहीं होगा, क्या है बुक में आंसर देखना, यही है। हाँ सर, मिसमैच के सर फोर्थ थर्ड सेंटेंस। हाँ, कंट्री रिस्क इज कैन बी कंट्रोल बाय फिक्सिंग Country limit. कंट्री लिमिट हो जाएगा, लेकिन पहला वाला क्या है, इज ए Sovereign risk. country risk is sovereign risk and can be controlled by fixing country limit. Sovereign risk can be managed by suitable, उसमें था ना suitable, कोई क्लॉज डाल दें, suitable declaration। क्या है ऑप्शन में देखना बुक में, डिस्क्लेमर। मैं डिक्लेरेशन लिख दिया, बोल दिया डिस्क्लेमर क्लॉज। ठीक है। इन द डॉक्यूमेंटेशन एंड आल्सो बाय सब्जेक्टिंग सच सोवरेन एंटाइटल्स टू Country कंट्री jurisdiction. जुरिस जुरिडिक्शन है, कंट्री Third country jurisdiction. कंट्री जुरिडिक्शन ना, Third country बोला है सर कुछ। क्या लिखा हुआ है, थर्ड कंट्री जुरिडिक्शन। Third country jurisdiction. कि थर्ड कंट्री क्या होगा? अच्छा हाँ ठीक तो था कि जब आपको कहीं सोवरेन में रिस्क लग रहा है तो आप वो डीलिंग किसी दूसरी कंट्री में करिए कि भैया वहां आ जाना, वहां दूंगा मैं पेमेंट। जैसे आपको किसी मोहल्ले में जाके किसी लड़ने में डर लगता है तो क्या बोलते हैं, मैंने दूसरे मोहल्ले बुला लेते, बोले वहां जा। हाँ, तो वहां आके देख। ठीक है। आरपी कॉलोनी में आ जा। ऑपरेशन रिस्क कैन बी कंट्रोल बाय पुटिंग इन प्लेस स्टेट ऑफ आर्ट सिस्टम्स। सिस्टम, आपका सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, और स्पेसिफाइड कंटीजेंसी प्लान्स। कंटीजेंसी, ये जो कंटीजेंसी प्लान है, डिजास्टर प्लान है, ऐसा कुछ बना के। ठीक है, चलो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में। अच्छा, कल के लिए अनाउंसमेंट सुन लीजिए। कल आपका इवनिंग एक क्लास डे में है, एक क्लास आपका 4:30 पे रहे, 4:30 बजे है। 4:30 बजे वाला जो क्लास है बॉन्ड इन्वेस्टमेंट वाला क्लास है आपका।
आपके एवीएम में है ना, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और ये है 4:30 पर, वैसे लिंक मिल जाएंगे सारे को। और एक है आपका क्लास मॉर्निंग में, और मॉर्निंग में क्लास जो रखा है हमने, 1 मिनट रुकिएगा जरा। मॉर्निंग में बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है आपका टाइम सीरीज। टाइम सीरीज का क्लास है मॉर्निंग में, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, अवॉइड मत करिएगा। बिल्कुल बता दिया, फिर बिल्कुल हवा हो जाएगा, फिर आप कहेंगे समझ में नहीं आया कुछ भी, ठीक है। मॉर्निंग की क्लास कितने बजे की है? टाइमिंग क्या है सर? 9 बजे, ठीक है। ठीक। और एक चीज और, एक क्लास और भी है आपका 4:30 के बाद, वो अभी सुबह आ जाएगा शेड्यूल आपके पास, लेकिन कल सुबह 9 बजे के लिए तैयार रहेगा। टाइम सीरीज का सीरीज बहुत अच्छा लेक्चर है, क्योंकि कोरिलेशन रिग्रेशन क्या है, उससे सीक्वेंशियल लेक्चर है वो, ठीक है। क्लियर हो गया? 2 दिन है आपके पास, अच्छी पढ़ाई हो जाएगी तो फर्क पड़ेगा आपको, है ना। सर एक का सारे लेक्चर अभी है ना, अपलोडेड है ना? ऑलमोस्ट अपलोडेड है, कोई नहीं है तो आप बता देना। अच्छा, लेकिन ठीक मैंने है। अभी तो आज पीडीएफ भी भेजा आपको। नहीं सर, लिंक मैंने का बहुत सारा लिंक का डला हुआ है। 10-12 दिन क्लास मिस किया हुआ था, इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, नहीं तो जो पीडीएफ दिया है ना, हाँ सर। उसमें 2 चीजें मैं अभी को समझा दूंगा कि पीडीएफ में आपको क्या देखना है, जिससे आपको कोई चीज भूल चूक हो रही हो तो पकड़ में आ जाए। 1 मिनट में दिखा देता हूँ आपको स्क्रीन पे। आप उससे मैच कर सकते हैं कि वो चैप्टर वहां पर है या नहीं। और आपके लिए स्पेशल यूट्यूब लिंक बनाया है, जो और लोग होंगे उनको यूट्यूब में मतलब जो कुछ वीडियो नहीं चलते हैं वो आपके वाले में चलेंगे सारे। आपने देखा किसी ने वो जो पीडीएफ भेजा हुआ आपको? उसमें सर, सारी लिंक देखा हुआ है। है सर देखा है उसको। देखा है, उसे मैच करवा लेंगे फिर सर। उस ओल्ड एक बार मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ। उसको मैच कर लेंगे फिर। ये फाइल है ना, ये जो फाइल खुली है आपके पास, इसमें इस वाले सेशन में जो हमने लाइव क्लासेस ली हैं उनके लिंक दिए हुए हैं, यूट्यूब के लिंक है। और इनके अलावा जो और चैप्टर की बात अगर आप करेंगे तो उसके तो पहले से ही ओल्ड लेक्चर करके दिए हुए हैं, ठीक है। अब बात आती है कि जैसे यहाँ पे ए लिखा हुआ, देखो ये दिख रहा है ए लिखा हुआ, जी जी हाँ सर, हाँ और दोनों का हैशटैग नंबर सेम है, जी हाँ तो सर। आपका ये ऊपर वाला नहीं चलेगा तो नीचे वाला चलेगा आपका, ओके सर ओके सर, ठीक है। ठीक है। जी जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट में, फॉरेक्स में, फॉरेन एक्सचेंज में अभी 2 हैं, वो 2 लेक्चर और अपडेट हो जाएंगे यहाँ पे, तो इसको फॉलो कर सकते हैं आप। मार्केट रिस्क के लेक्चर दे रखे हैं, ऑपरेशन के, बेसल फ्रेमवर्क, लिक्विडिटी स्टैंडर्ड, ऐसे करके दे रखे हैं, ठीक। ओके सर। तो कोई चीज होगी, और जो जिसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाए ना आपको, उसको तो पूरा पढ़ समझ लेना है आपने, ठीक है। ओके सर, ठीक है। चलो ओके, कल मिलते हैं 9 बजे, मिस मत करना, मैं बता रहा हूँ बार बार। नहीं सर, बिल्कुल नहीं मिस करेंगे। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। गुड नाइट सर।